ये स्टैंडर्ड याद है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है और असेस भी करना है। अच्छा भाई, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करूं? बाय ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। ऐसा ही है। एनवायरनमेंट में किस चीज को देख लेता था? इंडस्ट्री, रेगुलेशन, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंटिटी में किस चीज को देख लेता था? नेचर, ओनरशिप, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, और फिर इंटरनल कंट्रोल हम इंशाल्लाह किसी जमाने में देखेंगे। इसको सेट हो गया। और जब रिस्क आइडेंटिफाई होता था तो उसकी असेसमेंट क्या होती थी? या तो वो नॉर्मल रिस्क होता था या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क कब होता था? अगर उसमें क्या इन्वॉल्व है? एस्टिमेट्स। अगर उस रिस्क में क्या इन्वॉल्व है? आउटसाइड दी, अगर वो ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रही है? रिलेटेड पार्टी। अगर उसमें क्या इन्वॉल्व है? फ्रॉड इन्वॉल्व है। तो अगर किसी रिस्क में ये कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कोई एक भी शामिल है तो वो दैट रिस्क शैल बी कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। यहां तक बात समझ आती है? सर ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है, इसके लिए मैं क्या करता हूं? इसके लिए मैं करता हूं रिस्क असेसमेंट, उसे जो कि मेरे पास क्या होता है? इंक्वायरी होती है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन होती है, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। ये कुछ मैं काम करता हूं ताकि, यहां तक बात समझ आती है? अगर आप स्टैंडर्ड को गौर से देखें ना, हाँ जी। अच्छा, जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता हूं, फिर इस रिस्क के अगेंस्ट में क्या करता हूं? रिस्पॉन्स बनाता हूं। और रिस्पॉन्स क्या होता है मेरा? आइजा 330 के हिसाब से कि मैं प्रोसीजर्स डिजाइन करता हूं ताकि मैं उस रिस्क के अगेंस्ट, हम दोनों पढ़ चुके हैं, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का रिस्क भी बना चुका हूं मैं, और उसके अगेंस्ट प्रोसीजर या रिस्पॉन्स भी ड्राफ्ट कर चुका हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? अगर आप गौर से देखें ना इस पूरे स्टैंडर्ड को, ये पूरा स्टैंडर्ड, इसकी अपनी कोई औकात नहीं है। इसने आइजा 315 को कॉपी पेस्ट किया, इसने आइजा 330 को कॉपी पेस्ट किया, और दोनों को जब इसने कॉपी पेस्ट किया और साथ में फ्रॉड का वर्ड ऐड करता रहा, तो ये कौन सा स्टैंडर्ड बन गया हमारा? आइजा 240 फ्रॉड का स्टैंडर्ड बन गया। सुनिएगा मेरी बात को। ऑब्जेक्टिव 1, ये ऑब्जेक्टिव 1 है क्या? आइजा 315। आइजा 315 क्या कहता है? आइजा 315 कहता है obtaining the understanding of the entity and its environment including its internal control to identify and assess the risk at the FS level or at the assertion level। ये हमने पढ़ा हुआ है सारे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो जब मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो मेरे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? जब मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो मेरे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? मेरे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है एक इंक्वायरी। तो मैंने इंक्वायरी करी किससे? मैंने किससे इंक्वायरी करी? मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंक्वायरी करी, मैंने इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मैंने इनसे इंक्वायरी क्यों करी? बिकॉज ये तो पूरे साल बैठे हैं और सालों साल बैठे हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी है, तो इंक्वायरी भी इन्हीं से करूंगा। 315 में हमेशा हम एक वर्ड पढ़ते थे, कौन सा? रिस्क फैक्टर्स। यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बस इसी को कॉपी पेस्ट करके आप एक नया वर्ड ऐड करते हैं फ्रॉड का, तो ये आपका ऐसा 240 बन गया, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है? न्यू कॉम्पिटिटर, कस्टमर डिमांड चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी, रैपिड चेंज, टारगेट्स, बैंक्स। प्यारे बच्चों, सारे वर्ड्स को गौर से देखें, ये सारे वर्ड्स 315 से तो उठ के आए। कहीं इंडस्ट्री में कोई नया कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया, कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं हो गई, कहीं कस्टमर की डिमांड चेंज तो नहीं हो गई। उसके बाद अगर आप देखें, अगर इनमें से कोई चीज मौजूद है, तो फिर कंपनी के पास क्या होंगी? अपॉर्चुनिटीज होंगी। अपॉर्चुनिटीज मेरे पास क्या हो सकती है? ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। क्या पता चलता था मुझे उससे? रिलेटेड पार्टी। तो कहीं एस्टिमेट्स तो नहीं है कि ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो अपॉर्चुनिटी कब मेरे पास मौजूद होगी? जब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या होंगे? मेरे पास वीक होंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? इसमें जितनी चीजें लिखी हुई है 315 में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जितनी चीजें लिखी हुई हैं ये 315 से ही आ रही है। क्या यहां तक बात समझ आती है? जहां आपने ये कर लिया तो याद है आज 315 आपसे क्या कहता था कि जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस रिस्क को आपने लिंक करना होगा कौन से दो लेवल पे? एफएस लेवल पे और एजर्शन लेवल पे। तो यहाँ पे भी तो ये काम कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई होता है तो मुझे उसको लिंक करना है या तो एफएस लेवल पे या फिर एजर्शन लेवल पे।
और उसने कहा एक रिस्क था कयामत मौजूद होगा, इसका नाम क्या होगा? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। और एक रिस्क हमेशा मौजूद होगा, किसका? अनलेस कोई सिंपल नेचर का। जहां मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया प्यारे बच्चों, मैंने कौन सा काम कर लिया? मैंने ये वाला काम कर लिया। अगला काम क्या होगा? असेसमेंट। क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क होंगे हमेशा से? क्यों होंगे? क्योंकि वेदर अ रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, इट शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो मैंने कहा भाई इसकी असेसमेंट क्या होगी सिग्निफिकेंट रिस्क को। यहां तक बात समझ आती है? जब मैंने ये काम कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं? उसके अगेंस्ट ऑडिट। सोचे फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज का रिस्क है, तो प्रोसीजर भी क्या है? एस्टिमेट्स गलत है, तो प्रोसीजर भी क्या है? assumptions क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर हमने क्या इवैल्यूएट करना है? बिजनेस रैशनल को। क्या ये बात समझ आती है? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? ईयर एंड, होल एंड, मंथ एंड, क्वार्टर एंड, अनऑथराइज्ड, अनसपोर्टेड, ये सारी खदशात है कि ये फ्रॉडुलेंट एंट्री है। जब आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया तो आपको कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, और जब आपको मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी और अगर आपको आप चेक करेंगे क्या वो इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को? इफ द आंसर इज यस, कब करेगा इंडिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को? कब करेगा? जब क्या होगा? जब क्या होगा? लास्ट मिनट। तो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट उठ के आया कहां से यार? यहीं से तो उठ के आया, ईयर एंड, मंथ एंड, होल एंड। जब एंट्रीज चेक इस नियत से करी थी कि ये वो वाली एंट्रीज है जो कि फ्रॉड हो सकती है, तो दिखेंगी भी वही ना यार आपको। फिर आपने फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? जो कि अनसपोर्टेड होंगी, अनऑथराइज्ड होंगी। तो आपने एंट्रीज जानबूझ के टेस्ट करी थी बिकॉज में फ्रॉडुलेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और जब आपको उसमें मिस स्टेटमेंट दिखती है तो दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो आपने कहा कि भाई ये सारी चीजें अनरिकंसाइल्ड हो रही है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। अगर इसका आंसर यस आ गया तो आपने अब क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? रिस्पॉन्ड। और अगर आप रिस्पॉन्ड को गौर से देखें ना, ये ऑब्जेक्टिव 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव 1 प्लस ऑब्जेक्टिव 2। कौन समझाएगा इसको? ऑब्जेक्टिव 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव 1 प्लस ऑब्जेक्टिव 2 यार। अगर इस फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व है? सीनियर मैनेजमेंट। तो आपने तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके फ्रॉड के रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, तो क्या वो रिस्क सही आइडेंटिफाई किया आपने? से कहते नहीं, फौरन से काम मूव कर जाओ। ऑब्जेक्टिव 1 में अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करो? आप मैनेजमेंट से पूछा आपने कोई फ्रॉड हुआ है? मैनेजमेंट कहती नहीं कोई फ्रॉड नहीं हुआ। बाद में पता चला कि मैनेजमेंट ही, तो ये जितनी आपने रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर करे थे तो सारे यूजलेस निकले यार। ऐसा कहता है अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो। आपने ये सारा काम रिवाइज कर, जब आपका रिस्क चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों मुझे? फिर उसके अगेंस्ट मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। और जहां, और इस मैनेजमेंट ने सिर्फ फ्रॉड में थोड़ी आपके साथ 2 नंबरी करी है, इसने तो आरपी में भी करी होगी, इसने तो परचेज में भी करी होगी। तो आपको जितने ऑडिट एविडेंस मिले हैं और जितनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है उन सबको आपने क्या करना पड़ेगा? रिवेल। बिकॉज उसके उन डॉक्यूमेंट्स की, उन इंफॉर्मेशन की, उन एविडेंसेस की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट होगा। प्लस अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, हो चुका है आपको, और अगर ये क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले आपको पता हो कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में मसला है, क्या आप ये क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं? तो ऐसा कहते हैं जब मैं तुमको क्लाइंट एक्सेप्ट करने से मना कर रहा हूं तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जीटी अगला साल भी ऑडिट कर सकता था और डिस्क्लेमर दे सकता था वापस, बट द पॉइंट इज कि वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस से मार खा रहा है। वो जो अगली बार क्लाइंट कंटिन्यूअस और एक्सेप्टेंस होती है, जो क्लाइंट एक्सेप्ट करना है मैंने अगले साल का, मैं कैसे कर सकता हूं? क्लाइंट एक्सेप्टेंस का पता है ना, मैं अपनी मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी देखता हूं, अपनी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी। तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में लेट से डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में डाउट क्रिएट हो रहा है तो भाई आइजा आपको कहता है क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अब अगर एक्सेप्ट हो गया और अब पता चल गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ। तो यहाँ पे भी अगर आप जितनी चीजें देखेंगे प्यारे बच्चों, ये यहीं से तो उठ के आ रही है, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 से उठ के आ रही है। इस तरीके से स्टैंडर्ड आपका हमेशा समराइज रहेगा, और इससे फायदा ये होगा कि कल को कोई भी सवाल आता है और आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या एप्लीकेबल हो रहा है। आइजा 2, तो आइजा 240 का ऑब्जेक्टिव 1 है कि ऑब्जेक्टिव 2 है कि ऑब्जेक्टिव 3 है। ये वाहिद तो नहीं, ये वो स्टैंडर्ड है जिसमें प्लानिंग भी कवर हो रही है, जिसमें परफॉर्मेंस भी कवर हो रही है, और उसमें कंक्लूडिंग और रिपोर्टिंग भी कवर हो रही है।
तो यहाँ तक बात आपके समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमने जब भी कोई आयजा पढ़ेंगे, हम जब भी कोई आयजा पढ़ेंगे, हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमेशा बनाएंगे। और जब हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेंगे तो इससे फायदा ये होगा प्यारे बच्चों कि इससे मेरे पास हमेशा चीजें, मैं कभी भी यूं नहीं सोचूंगा कि यार 3000 पेजेस का एजाज है। मैं हमेशा यूं सोचूंगा कि 50 आयजाज है, हर आयजा का ऑन एवरेज 2 ऑब्जेक्टिव है। तो अगर मैंने कोई अच्छा आंसर ड्राफ्ट करना है तो इन 100 टॉपिक्स में से या 100 एरियाज में से ही मुझे जो एप्लीकेबल होता जाएगा, रादर देन आप 3000 पेजेस में आंसर ढूंढे, ज्यादा अच्छा ये कि आप चेक कर लें 50 आयजाज में से कौन सा आयजा एप्लीकेबल हो रहा है, उन आयजाज का कौन सा ऑब्जेक्टिव। जब आप यूं सोच रहे होंगे तो इंशाल्लाह लिखेंगे भी, और जब यूं लिखेंगे तो आपका आंसर एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है आपके? आपका कोई सवाल यहाँ पे? जी सर। सॉरी, आपको अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर मटेरियलिटी भी आ जाएगी।